हेलो एवरीवन। पीएनसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशंस। तो नाम से क्लियर है इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स, किस टाइप के केसेस डिस्कस किए जाएंगे, परम्यूटेशन से रिलेटेड, और परम्यूट कैसे करवाया जाएगा, चीजों को एक सर्कल में परम्यूट करवाया जाएगा। तो अभी तक हमने जितना भी परम्यूटेशन स्टडी किया है ना, तो हम चीजों को कैसे परम्यूट करवाते आ रहे थे, एक लाइन में परम्यूट करवाते थे हमेशा, एक रो में या फिर एक लाइन में, तो जिसको बोल सकते हैं लीनियर परम्यूटेशंस। तो अभी तक हमने सिर्फ लीनियर परम्यूटेशंस करना सीखा है। अभी हम सीखने वाले हैं सर्कुलर परम्यूटेशन कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनको एक सर्कल में हमें अरेंज करना है तो उसको कितने तरीकों से करवाया जा सकता है, उसको कैसे काउंट करेंगे, राइट। तो इस टॉपिक के अंदर ना हम दो कंसेप्ट सीखेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर हमारे दो टॉपिक्स आएंगे, दो कंसेप्ट्स आएंगे। कंसेप्ट 1 की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कंसेप्ट 1 क्या है उसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो देखना क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 पर्संस ए बी सी डी अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, 4 ही लोग हैं, ए बी सी डी उनके नाम रख दिए, इनको एक सर्कुलर टेबल के अराउंड हमें अरेंज करवाना है। तो एक सर्कुलर टेबल है, एक राउंड टेबल है, उस पे मान लो 4 चेयर्स हैं उसके आसपास, ठीक है, उसके अराउंड 4 चेयर्स हैं। तो उन 4 चेयर्स पे 4 बंदों को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, प्लेस करना है। तो पूछा गया कितने तरीकों से कर सकते हो। तो एक लाइन में तो हमें पता है कि अगर इनको एक लाइन में बिठाना होता तो कितने तरीकों से बिठा सकते थे, 4 फैक्टोरियल से बिठा सकते थे, ठीक बात है। तो अभी देखना पड़ेगा एक सर्कल में कितने तरीकों से तुम इनको बिठा पाओगे। तो देखना, इसको ट्राई करते हैं। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लिया, ये सर्कुलर टेबल है, ठीक। तो इसके अराउंड मान लो 4 सीट्स है, 4 चेयर्स रखी गई है। तो 4 सीट्स कौन सी है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 सीट्स है। तो पहले तो क्या करो, कोई भी एक अरेंजमेंट ले लो। तो सपोज यहाँ पे मैंने ए को प्लेस कर दिया, यहाँ पे कर दिया बी को, और यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो ये क्या बन गया, एक अरेंजमेंट बन गया इन 4 पर्संस का एक सर्कल के अराउंड। ये बात सही है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज और देखना, एक अरेंजमेंट में और ले रहा हूं, कौन सा, यही 4 सीट्स हैं, 1 2 3 4। ए को मैंने प्लेस किया यहाँ पे, ठीक बात है, देखते जाना इसको ध्यान से। यहाँ पे बी को प्लेस कर दिया, यहाँ पे सी को, यहाँ पे डी को। ये दो अरेंजमेंट्स बन गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और अरेंजमेंट ले रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। एक अरेंजमेंट और लिया मैंने, 1 2 3 4, देन दिस इज ए, देन बी, देन सी, देन डी। ये 4 अरेंजमेंट्स मैंने बनाए हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं एक बार कि नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। समझना इसको ध्यान से। 4 लोग थे, सर्कल के अराउंड अरेंज करना था। हमें पता है इनको अगर एक लाइन में अरेंज करना होता, लीनियर अरेंजमेंट करने होते, कितने आने थे, 4 फैक्टोरियल आने थे। अभी हमें सर्कल के बारे में नहीं पता, तो सर्कल को मैन्युअली देखने की ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया ना, ये 4 केसेस लिए हमने। इसमें बंदों की पोजीशनिंग देखो, इसमें देखो, इसमें देखो और इसमें देखो। तो एक चीज समझना, जब तुम इस वाले अरेंजमेंट को देखोगे ना, इस वाले सर्कुलर अरेंजमेंट को देखोगे, तो तुम्हें क्या नजर आएगा ना, तो तुम्हें ये नजर आएगा कि एक बंदा बैठा है ए, उसके राइट में, राइट बोल लो या फिर ये बोल लो कि जब मैं क्लॉकवाइज सेंस में देख रहा हूं, तो उसके क्लॉकवाइज सेंस में नेक्स्ट कौन आ रहा है, बी आ रहा है, नेक्स्ट कौन आ रहा है, सी आ रहा है, नेक्स्ट कौन आ रहा है, डी आ रहा है। तो तुम्हें दिखेगा क्या कि ये वाला अरेंजमेंट, इस वाले अरेंजमेंट को अगर तुम्हें डिस्क्राइब करने को बोला जाए, तो तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे कि मैंने 4 बंदों को बैठे हुए देखा, जिसमें ए के क्लॉकवाइज सेंस में बी था, फिर नेक्स्ट में सी था, फिर डी था। तो ये हो गया एक अरेंजमेंट। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये चारों बंदे इस तरफ फेस करके बैठे हैं ना, सेंटर की ओर, तो बी की पोजीशन क्या बोली जाएगी कि ये ए के लेफ्ट में बैठा है, ठीक बात है। तो ए के लेफ्ट में बी के लेफ्ट में सी के लेफ्ट में डी के लेफ्ट में ए। तो ये एक अरेंजमेंट है। अच्छा, ये दूसरा अरेंजमेंट देखो, दूसरे अरेंजमेंट में क्या होगा, पोजीशनिंग तो तुम्हें डिफरेंट दिख रही है, बट अगर इस वाले केस को तुम्हें डिस्क्राइब करने को बोला जाए तो तुम क्या बोल पाओगे, तो तुम्हें यही बोलना पड़ेगा कि 4 बंदे बैठे देखे मैंने, जिसमें ए बंदा बैठा था, उसके क्लॉकवाइज सेंस में नेक्स्ट कौन था, बी था, नेक्स्ट कौन था, सी था, नेक्स्ट कौन था, डी था, नेक्स्ट कौन था, ए था।
या फिर से वही ए के लेफ्ट में बी के लेफ्ट में सी के लेफ्ट में डी। तो जब डिस्क्राइब करने की बारी आएगी ना, तो ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट सेम तरीके से डिस्क्राइब किए जाएंगे। तुम ये नहीं बोल पाओगे कि ए वाला बंदा यहां पे बैठा था, क्योंकि ये वाली कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। ठीक बात है। जब एक सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का कोई लेफ्ट राइट तो होता नहीं है, सर्कल में तो सारे पॉइंट्स क्या है, एक ही जैसे हैं। तो ये सेटिंग फिक्स नहीं है। तो तुम्हें उसको जब डिस्क्राइब करने बैठोगे, डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा, एक बंदे की पोजीशन ना दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब की जाएगी। तो ये वाला अरेंजमेंट भी सेम बोला जाएगा, ये वाला अरेंजमेंट भी सेम बोला जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो सेम चीज, ए के क्लॉकवाइज में बी देन सी देन डी, या फिर ए के लेफ्ट में बी देन लेफ्ट में सी देन लेफ्ट में डी, और ये वाला अरेंजमेंट भी सेम तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक बात है। तो क्या समझ में आया ना कि अगर तो इन चार बंदों को हम लाइन में अरेंज करते हैं तो कोई भी जब एक अरेंजमेंट लिखा जाता है जैसे ए बी सी डी, ये अपने आप में एक यूनिक अरेंजमेंट है। जब तुमने ये लिखा बी सी डी ए, ये एक यूनिक अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि जब तुम लाइन में उनको डिस्क्राइब करते हो तो तुम क्या बोल सकते हो कि ए वाला बंदा कहां बैठा था ना, एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा था, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, या फिर बी वाला एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा था। ठीक है। बट इस केस में क्या हुआ, ये जो चारों केसेस होंगे ये चारों के चारों सेम कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि सबको जब तुम डिस्क्राइब करोगे तो सेम डेफिनेशन से तुम्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, सेम तरीके से ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये कि जब सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो दीज फोर अरेंजमेंट्स विल बी काउंटेड एज वन। तो इनको एक सिंगल अरेंजमेंट काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। तो फिर से ये वाला डिफरेंस क्यों आ रहा है, लीनियर में और सर्कुलर में मेन डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि लाइन में जब तुम बंदों को बिठाते हो तो उनकी पोजीशन कैसे डिफाइन की जाती है, लेफ्ट से राइट डिफाइन कर सकते हैं कि एक एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गया, फिर उसके राइट में, फिर उसके राइट में, फिर उसके राइट में। बट जब सर्कल में अरेंज करते हैं, सर्कल में कुछ लेफ्ट राइट नहीं होता, सारी की सारी पोजीशंस फिलहाल एक जैसी हैं। जब चारों पोजीशंस खाली हैं तो सारी की सारी पोजीशन एक जैसी हैं। ठीक बात है। तो बंदों की पोजीशन डिफाइन कैसे की जाती है, दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाएगी। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ बी वाला बंदा कहां बैठा था, तो तुम्हें इसको ए के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा कि ये ए के लेफ्ट में बैठा था और सी के राइट में बैठा था, या फिर इसको वैसे बोल सकते हो कि ये डी के सेकंड राइट में बैठा था। तो सर्कल में जब डिफाइन करने की बारी आएगी तो एक बंदे को दूसरे की पोजीशन के हिसाब से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये चारों अरेंजमेंट्स को सर्कल में हम चार नहीं मानेंगे, बल्कि इनको एक ही काउंट किया जाएगा। ठीक बात है। तो इसका मतलब लीनियर में ए बी सी डी, बी सी डी ए साइक्लिक में चल रहे हैं। यहाँ पे तुम अगर नोट करो साइक्लिक में लिखे हैं, ए बी सी डी था यहाँ पे क्या आ गया, बी सी डी ए आ गया, सी डी ए बी, डी ए बी सी। तो ये जो चार अरेंजमेंट्स लीनियर में बनने थे ना, तो अब ये चार ना बन करके एक ही बन रहे हैं। ठीक बात है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट कोरस्पोंडिंग टू एवरी फोर लीनियर परम्यूटेशंस, corresponding to every four linear permutations there is one circular permutation। ये कहना सही है। ठीक बात है। तो ऐसे ही ये तो हमने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट की बात कर ली, कोई दूसरा लेके देख लेना कि यहाँ पे ए बैठा है, फिर उसके साथ सी, देन डी, देन बी। तो ये वाला जब एक अरेंजमेंट लोगे, उसी के फिर चारों साइक्लिक वाले अरेंजमेंट्स बनाओगे तो उन चारों को भी एक ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि जितने केसेस लीनियर में बनने थे ना, तो सर्कुलर में कितने बनेंगे, उसके 1/4 ही बनेंगे, क्योंकि कोरस्पोंडिंग टू एवरी फोर लीनियर परम्यूटेशन देयर इज ओनली वन सर्कुलर परम्यूटेशन। तो इतना आइडिया लग गया हमें। तो बस अब तो बता ही सकते हैं कि टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन कितने बनने चाहिए। तो जितने लीनियर में बन रहे थे उसको क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस दिस इज इक्वल टू कितने, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। इसको क्या बोला जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी।
तो इसको देख लो एक बार अच्छे से। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो मान के चलो कि तुम्हें सर्कुलर परम्यूटेशन वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। कंसेप्ट नंबर 1 भी समझ में आ गया, कंसेप्ट नंबर 2 भी इसके जैसे ही है, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज है इसमें समझने लायक। अगर ये चीज क्लियर हो गई है, इसके बाद का पूरा टॉपिक इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक बात है जी। तो बस वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि सर्कुलर में और लीनियर में फर्क कहां पे आया कि सर्कुलर में सारी पोजीशंस इनिशियली जो खाली हैं सारी की सारी एक जैसी हैं। जब उस पे बंदे बैठेंगे तो उसके बाद हर एक की पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, एक बंदे की पोजीशन को दूसरे बंदे की हेल्प से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ये चारों अरेंजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें अगर तुम उनको पोजीशंस को डिस्क्राइब करोगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन सेम बनेगी, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन सबकी सेम बनेगी। तो इनको हम 4 नहीं काउंट कर पाएंगे, एक ही काउंट करना पड़ेगा। तो हमने बोल दिया कि कोरस्पोंडिंग टू एवरी 4, जो कि लीनियर में 4 अरेंजमेंट्स बनने थे ऐसे साइक्लिक वाले, तो कोरस्पोंडिंग टू एवरी 4 लीनियर परम्यूटेशंस देयर इज ओनली 1 सर्कुलर परम्यूटेशन। तो पता चल गया कि नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन जितने होंगे लीनियर वालों को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 3 फैक्टोरियल आ गया। ठीक बात है। तो अब ये चीज हमने कितने बंदों के लिए की है, 4 बंदों के लिए। तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे 5 बंदे होते तो क्या होना था, लीनियर बनने थे 5 फैक्टोरियल और corresponding to every 5 circular permutation, corresponding to every 5 linear permutation एक सर्कुलर परम्यूटेशन मिलता तुम्हें। तो रिजल्ट कितना आ जाता यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 आ जाता, जो कि किसके बराबर होता, 4 फैक्टोरियल के बराबर होता। तो यहां से हम इसको जनरलाइज करेंगे कि अगर n बंदे बैठे हैं एक सर्कल में तो लीनियर में उसके अगर n फैक्टोरियल बनते हैं, सर्कल में कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n बनेंगे, विच इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक बात है। तो इस चीज को मैं लिख रहा हूं, अब रिजल्ट लिख रहा हूं। इतनी चीज अगर हमें क्लियर है तो नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन आएगा सर्कुलर परम्यूटेशन का, हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं, दैट द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो बस एक बार मैं यहां पे रिजल्ट लिख रहा हूं। ओके, ये देखना रिजल्ट लिखा गया, इसको याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। वही सेम चीज लिखी है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट की बात चल रही है, इन अ सर्कल। कितना, लीनियर में n फैक्टोरियल होता है, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना है n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर 10 बंदों को बिठाना है एक सर्कल में, कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे, 10 माइनस 1, एक कम कर दो 9 फैक्टोरियल के बराबर बन जाएंगे। ठीक बात है। ठीक है, इतनी चीज आ गई हमें समझ में। ठीक है, अब इसी को करने का ना एक दूसरा तरीका भी है, इसी को सोचने की एक दूसरी अप्रोच भी हो सकती है, वो सुनना। मेथड नंबर 2 से डिनोट कर रहा हूं इसको, एक दूसरा मेथड इसी को सोल्व करने का। तो क्या हो सकता है देखते हैं। वही फिर से एक सर्कल, 4 सीट हैं इसमें, सुनते जाना ध्यान से। इनिशियली एक सर्कल है, सर्कुलर टेबल है, उसके अराउंड 4 सीट्स हैं। कोई भी सीट फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है कहने का मतलब ये कि इनिशियली ना चारों सीट एक जैसी दिखेंगी तुम्हें। ठीक बात है, इनिशियली चारों सीट्स एक जैसे दिखेंगी, क्योंकि एक सर्कल में है तो किसी को तुम लेफ्ट या राइट से डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे ना, बंदों को बिठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो ए को ले लिया, तो ये बताओ ए वाले पर्सन को इन 4 सीट में अगर बिठाना है, किसी एक सीट पे बिठाना है, उसको बिठाने के तरीके कितने हो सकते हैं। इनिशियली चारों सीट खाली हैं, हम सिर्फ ए वाले बंदे को प्लेस कर रहे हैं, इसको कितने तरीकों से प्लेस किया जा सकता है। चाहे तुम इसको ए को यहां पे बिठा लो, चाहे यहां पे बिठा लो, चाहे यहां पे बिठा लो, चाहे यहां पे बिठा लो, तो कोई फर्क नहीं दिखेगा तुम्हें, क्योंकि सारी सीट्स क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसी हैं। किसी भी सीट की अपनी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक बात है। तो इसका मतलब जब पहले बंदे को तुम बिठाने जाओगे ना, तो उसको बिठाने का एक ही तरीका है। सही बात है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ए, दिस इज इक्वल टू 1। लाइन में बिठाते हैं, हर एक पोजीशन क्या होती है, यूनिक होती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। कैसे, 1 2 3 4 5, 5 सीट्स, 5 पोजीशन अगर लाइन में है, हर एक पोजीशन की अपनी आइडेंटिटी है। इस वाले की आइडेंटिटी क्या है, दैट दिस इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट,
इसकी क्या, दिस इज सेकंड राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट एंड सो ऑन। तो लाइन में इनिशियली हर एक सीट की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, बट जब एक सर्कल की बात चल रही है, सारी सीट्स खाली हैं, किसी भी सीट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो तुम ये बोल दोगे कि जब पहले बंदे को यहाँ पे बिठाया जाएगा ना, उसको बिठाने का एक ही तरीका है, चाहे यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, एक बंदे को बिठाने के बाद तुम्हें अरेंजमेंट हमेशा एक ही जैसा दिखेगा, अलग अलग नहीं दिख सकते, चाहे तुम एक यहाँ पे बिठाओ, चाहे यहाँ पे बिठाओ, एक ही अरेंजमेंट माना जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, पहला स्टेप हो गया, ए को हमने बिठा दिया जहां मर्जी बैठा होगा, मान लो ए यहां पे बैठ गया। अब सुनना, अब जैसे ही ए बैठा ना, अब ये तीनों सीट्स क्या हो गई ना, ये तीनों यूनिक हो गई, इनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। इस वाली सीट की आइडेंटिटी क्या हो गई कि ये अगर ए इस तरफ मुंह करके बैठा है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ये वाली सीट कौन सी है, ए के राइट वाली है, इमीडिएट राइट वाली। ये वाली कौन सी है, ए के इमीडिएट लेफ्ट वाली है। ये वाली कौन सी है, ए की सेकंड राइट है या फिर ए की सेकंड लेफ्ट है। तो तुमने नोटिस किया कि जैसे ही एक बंदे को हम प्लेस करते हैं सर्कल पे, तो सारी की सारी सीट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, यूनिक हो जाती है, फिक्स हो जाती है उस ए वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जैसे ही ये फिक्स हो गई ना, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, तीन बंदे हैं, इनको तीन यूनिक सीट्स पे प्लेस करना है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, लीनियर परम्यूटेशन की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि तीनों सीट्स क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। तो तीन बंदों को तीन सीट्स पे बिठाने के तरीके कितने, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग अदर 3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो चारों के चारों बंदे प्लेस हो चुके हैं, सो देयरफॉर टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन कितने आ गए, सो देयरफॉर टोटल सर्कुलर परम्यूटेशंस, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 into 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। फिर से वही सेम रिजल्ट आ गया। तो ये वाली अप्रोच भी याद रखना, इसका भी काफी बार हम यूज करेंगे कि पहला काम क्या करो, एक बंदे को बिठा दो। एक बंदे को बिठाने के कितने तरीके, एक ही तरीका। उसके बाद याद रखना, जैसे ही एक बंदे को बिठा दिया, उसके बाद तुम्हारा पूरा जो अरेंजमेंट है ना, वो लीनियर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि सारी सीट्स की क्या होगी, एक फिक्स आइडेंटिटी होगी, यूनिक आइडेंटिटी होगी। तो एक बंदे को बिठाया, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि तीन बंदों को तीन सीट्स पे बिठाना है। लीनियर परम्यूटेशंस में कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो रिजल्ट यहां से भी वही आएगा कि पहले बंदे को बिठाने के तरीके कितने होंगे, n के लिए, अगर n लोग हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले ऑब्जेक्ट को रखा कितने तरीकों से, 1। उसके बाद क्या हुआ, n-1 ऑब्जेक्ट्स हैं, n-1 सीट्स हैं, लीनियर की तरह बिहेव करेगा, तो कितने अरेंजमेंट्स आएंगे, n-1 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट इज n-1 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट वही सेम रहेगा कि n लोगों के नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन कितने बनेंगे, n-1 फैक्टोरियल बनेंगे। तो दो अप्रोच हमें समझ में आ गई है, एक क्या n फैक्टोरियल अपॉन n वाले से आ जाएगा, या फिर दूसरा क्या, पहले एक बंदे को बिठाओ, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही पूरा कांसेप्ट है, कांसेप्ट नंबर 1 सर्कुलर परम्यूटेशंस का। तो अगर इतनी चीज क्लियर है, इस पे एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद चलेंगे कांसेप्ट नंबर 2 पे। राइट, ओके, देखते हैं इसको। ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं फिलहाल हमारे सामने। ठीक है, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 पीपल अराउंड अ सर्कुलर टेबल। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, टोटल 7 लोग हैं, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एक सर्कल में अरेंज करना है, कितने तरीकों से कर पाओगे, 7 - 1 का फैक्टोरियल। तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक बात है, डायरेक्ट रिजल्ट का यूज किया और कुछ नहीं किया। ओके, सेकंड क्वेश्चन रीड करना, क्या लिखा गया, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 पीपल अराउंड अ सर्कुलर टेबल व्हेन सीट्स आर नंबर्ड। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब अगेन उनको करना तो क्या है, एक सर्कल में ही अरेंज करना है। कितनी सीट्स हैं, 7 सीट्स हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7। तो कंडीशन क्या दे दी ना, सीट्स आर नंबर्ड। सीट्स नंबर्ड का मतलब हर एक सीट की नंबरिंग मान लो हमने कर रखी है, मान लो इसके ऊपर लिखा गया दिस इज सीट नंबर 1, दिस इज सीट नंबर 2 3 4 5 6 7, हर एक सीट का नंबर फिक्स है। अब जब इसने ये दे दिया ना सीट्स आर नंबर्ड, ठीक बात है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हर एक पोजीशन की एक फिक्स आइडेंटिटी हो गई। तो
तो जब तुम ए वाले बंदे को, पहले बंदे को इसमें बिठाओगे ना, उसको बिठाने के कितने तरीके होंगे? एक तरीका नहीं होगा, 7 तरीके होंगे, क्योंकि जब वो बंदा बैठेगा तो तुम बोल पाओगे कि वो कौन सी सीट पे बैठा है। क्या सीट नंबर 1 पे बैठा है, जिस चेयर के ऊपर प्लेट लगी है नंबर 1 की, ठीक है, या सीट नंबर 2 पे बैठा है, या सीट 3 पे बैठा है, या सीट 4 पे बैठा है। तो क्योंकि इस केस में ये नॉर्मल सर्कुलर वाला केस नहीं है, नॉर्मल में क्या होता है, सारी सीट्स एक जैसी होती है, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बट क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग हमने कर रखी है तो इसका मतलब हर एक सीट की आइडेंटिटी फिक्स हो गई। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही आइडेंटिटी फिक्स होती है वो लीनियर परम्यूटेशन की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो ये लीनियर परम्यूटेशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक बात है। तो पहले बंदे को बिठाने के तरीके 7, दूसरे को 6, तीसरे को 5, 7 into 6 into 5 into 4 करोगे कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, जैसे कि लीनियर में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो जो हमने मेथड 2 की एक्सप्लेनेशन दी थी कि जैसे ही ए बंदा बैठा बाकी सारी सीट्स क्या हो गई, नंबर हो गई, फिक्स हो गई, तो वो क्या करेगा, लीनियर परम्यूटेशन की तरह बिहेव करेगा। तो वही वाली अप्रोच हमने यहां पे यूज की है, राइट। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बता दो क्या आएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 24 पर्सन्स बी सीटेड राउंड अ टेबल, इनको भी एक टेबल के राउंड बिठाना है, सर्कुलर टेबल के राउंड, इफ देयर आर 13 सीट्स। तो टोटल सर्कल में 13 सीट्स हैं, 24 लोग हैं, उनको बिठाने कितने तरीकों से बिठा सकते हो। तो पहला काम तो क्या करोगे, 13 सीट पे बिठाने के लिए 13 लोगों की सिलेक्शन की जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 सिलेक्शन करो, 24C13, इतने तरीकों से हमने कर ली सिलेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, उनको अरेंज करेंगे। तो बता दो 13 लोगों को एक सर्कल में अरेंज करने के तरीके कितने हो सकते हैं, 12 फैक्टोरियल हो सकते हैं। तो इनटू 12 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका बेसिक कांसेप्ट हमें समझ में आ गया सर्कुलर परम्यूटेशन का, राइट। ओके, कांसेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। तुम्हें बताया था सर्कुलर परम्यूटेशंस में आगे दो कांसेप्ट हैं। एक कांसेप्ट हम सीख चुके हैं, बिल्कुल सिंपल था, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सर्कल में अरेंज करना है, कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, n-1 फैक्टोरियल के बराबर बनेंगे, राइट। कांसेप्ट नंबर 2, इस पे भी क्वेश्चन लिखा गया, देखना इसको। Find the number of ways of arranging 4 flowers of different colors to form a garland. टोटल 4 फूल दे रखे हैं अलग अलग रंगों के, उनको यूज करके ना हमें एक माला बनानी है, फूलों की माला बनानी है, ठीक है। So find the number of ways of arranging 4 flowers of different colors to form a garland. तो माला बनाने का मतलब क्या है कि उनको हमें क्या करना है, एक सर्कल में ही अरेंज करना है बेसिकली, ठीक बात है। ओके, तो इसको ट्राई करते हैं। तो अगेन सिचुएशन क्या है, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक सर्कल में अरेंज करना है। सो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए, अभी तक हमने जितना सीखा है, क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ये बात सही है, 4 चीजों को एक सर्कल में अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल आना चाहिए। अब इसमें देखना क्या कि ना, ये जो 3 फैक्टोरियल केसेस बनने चाहिए थे, इनको हम यहाँ पे बना के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से केसेस लिए गए हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो 4 कलर्स के फ्लावर्स है ना, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन, एक येलो, ये 4 कलर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो तुमने 3 फैक्टोरियल केसेस लिए, इसमें एक केस ऐसा होगा, कौन सा, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये एक केस हमने इसमें काउंट किया होगा, ये बात सही है। और एक केस हमने कौन सा काउंट किया होगा, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये बात सही है। तो जब हम ये बोलते हैं कि इनके सर्कुलर परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल बनने चाहिए, ये एक केस हमने इसमें माना होगा, ये दूसरा केस इसमें माना होगा, ठीक बात है। अच्छा, अब इसको सोच के देखना कि अगर तो ना ये एक सर्कुलर टेबल होता है, इसके अराउंड 4 बंदे बैठे होते हैं, तो ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट दोनों डिफरेंट काउंट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे रेड के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठा है ब्लू, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में बैठा है, तो ये दोनों अरेंजमेंट्स को क्या किया जाता है, डिफरेंट काउंट किया जाता है, जो हमने पिछला केस किया था सर्कुलर टेबल वाला, उस केस में। बट इसमें क्या होगा ना, ये माला है, ठीक है, तो मान लो तुम्हारे हाथ में माला रखी हुई है, 4 फूलों से मिलके बनी हुई है माला, ठीक है। अब यहाँ पे ये तुमने माला रखी है, अब तुम माला के क्या कर सकते हो ना, माला को ऐसे पलट के दूसरी साइड पे भी रख सकते हो। तो ऐसे माला थी तुम्हारे हाथ में, तुमने क्या कर दिया, इसको ऐसे फ्लिप कर दिया। तो जब इस वाली माला को तुम फ्लिप करोगे, तुम्हें कैसे दिखेगी, ऐसे ही तो दिखेगी,
ठीक बात है ना। तो माला की कोई सीधी या उल्टी साइड तो होती नहीं है, तो कोई माला अगर तुम्हारे हाथ में है उसको तुम ऐसे फ्लिप कर दोगे तो ये वाला अरेंजमेंट कैसा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, बट माला तो सेम ही है, अरेंजमेंट तो एक ही है ना वो। तो इसका मतलब ये कि जब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाएगी, जब तुमने फूलों से माला बनाई है, तो ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट दो अलग अलग नहीं काउंट होंगे, एक ही काउंट होगा, क्योंकि इसी को अगर तुम उल्टा करके ऐसे फ्लिप करके रख दोगे तो ये वाली चीज बन जाएगी, इसको फ्लिप कर दोगे ये वाली चीज बन जाएगी, बट अरेंजमेंट वो एक ही काउंट होगा। तो इस केस में क्या हो गया कि ये दो जो अरेंजमेंट बनने थे ये भी इफेक्टिवली क्या होगा, एक ही काउंट होगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आने थे, सर्कुलर अरेंजमेंट्स आने थे, अब वो 3 फैक्टोरियल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट और उसका जो उल्टा अरेंजमेंट बन सकता है, फ्लिप साइड वाला अरेंजमेंट बन सकता है, वो दोनों की बजाय एक ही काउंट होगा। तो इफेक्टिवली इफेक्टिव नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बन जाएंगे बता दो। तो ये बनेंगे, इसमें जितने एक्चुअल बनने चाहिए थे उसके भी हाफ हो जाएंगे आगे। सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 बन जाएगी, ये रिजल्ट आएगा, देख लो इसको। ठीक बात है। तो इसमें एक और नई चीज ऐड होगी, एक नया कंसेप्ट और हमें मिल गया सीखने को। सर्कुलर परम्यूटेशन तक तो ठीक था कि 4 लोग हैं, सर्कल में बिठाने हैं, 3 फैक्टोरियल बनेंगे, बट एक नया कंसेप्ट क्या हो गया कि ये एक ऐसी चीज है, माला है, तो इसको तुम फ्लिप कर पाओगे, तो क्लॉकवाइज वाली और एंटी क्लॉकवाइज वाली जो अरेंजमेंट है वो दोनों को एक ही काउंट किया जाएगा। तो अरेंजमेंट्स क्या हो गए, आगे फर्दर हाफ हो गए। ठीक बात है। तो अब सोच के बता दो, इसी को अगर हम जनरलाइज करना चाहें, तो अगर n चीजें हैं या फिर अगर n डिफरेंट फ्लावर्स हैं और इनसे मिलकर तुम्हें गार्लैंड बनाना है, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनने चाहिए? तो तुम क्या बोल दोगे कि सर्कुलर के केस में बनने चाहिए थे n-1 फैक्टोरियल, इतने बनने चाहिए होते हैं, बट क्योंकि हर एक अरेंजमेंट और उसका फ्लिप साइड वाला अरेंजमेंट एक ही काउंट होगा, तो इसका फर्दर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इतने अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो यहां से ये हमें नया रिजल्ट मिल जाएगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट और इसी का एंटी क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं काउंट करके एक सिंगल काउंट किया जाता है, उस केस में सर्कुलर परम्यूटेशन का रिजल्ट क्या बन जाता है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो क्या मिल गया, कांसेप्ट नंबर 2 में हमें एक नया रिजल्ट मिल गया, ये वाला। तो अगेन इसको मैं लिख रहा हूं एक रिजल्ट की फॉर्म में। तो बस 2 कांसेप्ट हैं, दोनों के दोनों हमने सीख लिए हैं, दोनों रिजल्ट्स याद रखेंगे। तो अगर नॉर्मल सेंस वाली सर्कुलर परम्यूटेशन है तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। जब इस टाइप का केस आएगा, इस टाइप का केस का मतलब कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों में तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, कि एक को फ्लिप करके दूसरा बन जाना पॉसिबल है, उस केस में कौन सा रिजल्ट याद रखेंगे, ये वाला रिजल्ट याद रखेंगे। तो इसी के साथ सर्कुलर परम्यूटेशन वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। जितना इसमें समझने लायक था वो हमें समझ आ गया। तो बस अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं रिजल्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स ऑल, राइट। ओके, तो ये रिजल्ट लिखा है मैंने, क्या स्टेटमेंट है पढ़ लो बस एक बार। नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन, क्या कंडीशन लगाई, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कांट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो जब क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज वाला, उनको तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एक को ही फ्लिप करके तुम्हें दूसरे वाला मिलता जा रहा है, तो उस सारी सिचुएशन में हमेशा रिजल्ट कितना मिलेगा तुम्हें, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 के बराबर मिलेगा। ठीक है जी। तो हमें ये 2 रिजल्ट्स सीखने को मिल गए हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इस वाले कांसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और की जाएगी। ओके, ये 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं इस कांसेप्ट के ऊपर, पढ़ लो इसको, ट्राई कर लो, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। फर्स्ट वन इज, आउट ऑफ 10 flowers of different colors, how many different garlands can be made if each garland consists of 6 colors, 6 flowers। टोटल 10 तरीके के 10 टाइप के फ्लावर्स हैं, सारे डिफरेंट हैं, हमें क्या करना है, 6 फ्लावर्स का यूज करके गार्लैंड बनाना है। तो गार्लैंड वाला क्वेश्चन आ गया, माला बनाने वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे क्वेश्चन देखोगे हमारे दिमाग में आ जाएगा कि इसको फ्लिप करना पॉसिबल है, तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो सेकंड कांसेप्ट वाला रिजल्ट यूज होगा।
तो कर सकते हैं आराम से। पहला काम क्या करोगे, एक गार्लैंड बनाने के लिए तो 6 ही फ्लावर्स चाहिए, तो 10 में से 6 फ्लावर्स की सिलेक्शन करना। सो दिस इज इक्वल टू 10C6। एक बार 6 फ्लावर्स की सिलेक्शन हो गई, उसके बाद उन 6 फ्लावर्स को अरेंज करके उनको माला में पिरोने के कितने तरीके, 6 - 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2, सो इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला रिजल्ट हमने यूज कर लिया, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, राइट। ओके, कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भी रीड कर लो। Find the number of ways in which 6 red pearls and 3 white pearls, all pearls are different, दे रखा है, can form a necklace so that all the white pearls come together। इसमें भी क्या सिचुएशन दे रखी है कि मोती दे रखे हैं, पर्ल्स दे रखे हैं, उनको मिला के क्या बनाना है, एक नेकलेस बनाना है। तो वही सेम सिचुएशन है माला वाली। तो अगर तुम्हारे पास नेकलेस है, उसको भी तुम फ्लिप कर पाओगे, तो उसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, मतलब उनको एक ही अरेंजमेंट माना जाएगा, दो नहीं माना जाएगा। तो कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ठीक है, रिजल्ट हमें पता है। साथ में एक उसने एडिशनल कंडीशन क्या दे दी कि जितने भी व्हाइट पर्ल्स हैं वो सारे एक साथ होने चाहिए। तो ये तो हमें करना आता है, ये टाई मेथड लगा देंगे इस पे। तो करेंगे क्या, ये जो 3 व्हाइट है इनको क्या कर देंगे, टाई कर देंगे आपस में। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, 6 ये, तो टोटल हम क्या बोल देंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अरेंज करके नेकलेस बनाने के तरीके कितने, 7 - 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 आएगा। ये तो हो गया, बट क्योंकि इनको टाई किया था तो इनटू क्या होगी, इनकी इंटरनल अरेंजमेंट भी बनेगी। तो आपस में कितने तरीकों से इनको अरेंज कर पाओगे, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर पाओगे। सो इनटू में 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ दोनों कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हैं। बस एक दो अब और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये एक क्वेश्चन लिखा है हमने, ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स हैं इसके, देख लो, इसको ट्राई करते हैं। क्या लिखा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्संस बी सीटेड राउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट, पहला जो क्वेश्चन है दैट इज 3 पर्टिकुलर पर्संस आर ऑलवेज टुगेदर, 3 पर्टिकुलर पर्संस ऑलवेज सिट टुगेदर। कर सकते हैं आराम से, जैसा अभी किया था वैसी सिचुएशन है कि 3 लोगों को एक साथ बैठना है, क्या लग जाएगा, टाइम मेथड लग जाएगा। तो कर लो। सो फर्स्ट वन इज 3 लोगों को एक साथ बिठाना है, मान लो 3 लोग कौन से हैं, ए बी सी हैं, तो ए बी सी को आपस में क्या कर दिया, टाई कर दिया। तो एक यूनिट ये माना जाएगा, इसके अलावा बाकी कितने लोग बचते हैं, 5 लोग, तो प्लस 5 लोग और हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए, 6 लोग हैं। इन 6 लोगों को एक सर्कल में बिठाना है, कितने तरीकों से बिठा सकते हो, 5 फैक्टोरियल से, 6 - 1 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। ठीक बात है, अरेंजमेंट कर दी। उसके बाद जिन तीनों को टाई किया था उनकी इंटरनल अरेंजमेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, इनटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है जी, जैसे लीनियर परम्यूटेशन करते हैं एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें क्या करते होते हैं, 6 लोगों को बिठाने के तरीके, लीनियर परम्यूटेशन कितने बनते होते हैं, 6 फैक्टोरियल, इसमें कितने बन गए, 5 फैक्टोरियल बन गए, बस इतना सा फर्क आया, बाकी सारा तो सेम ही कर रहे हैं, राइट। ओके, कमिंग टू सेकंड पार्ट, क्या लिखा गया है, नो टू ऑफ ए बी सी शुड बी एडजेसेंट। 3 लोग पे कंडीशन दे दी, ए बी सी एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, मतलब दीस 3 शुड बी सेपरेटेड। तो क्या लग जाएगा, गैप मेथड लग जाएगा, तो वो भी लगाना आता है हमें, कर लो। तो ए बी सी पे कंडीशन है, गैप मेथड लगाने के लिए क्या करते होते हैं, इन तीनों को ग्रुप से बाहर रखते हैं, ठीक है, और जो बाकी 5 लोग हैं उनको अरेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं इसको भी, तो क्या करो, इन 5 लोगों को अरेंज करो। 5 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए। अब देखना इसको ध्यान से, तो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को अरेंज कर दिया। उसके बाद इन 3 लोगों को कहां पे बिठाते होते हैं, उनके बीच में जो गैप्स बने होते हैं, तो चेक करो इनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट होंगे। तो एक इनके बीच में ये हो गया, दूसरा 3 4 एंड 5। तो 5 लोगों को जब तुमने सर्कल में बिठाया, उनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट हुए, 5। लीनियर में कितने होते हैं, 6, उससे एक ज्यादा होता है, बट सर्कल में कितने बनेंगे, जितने बंदे हैं उतने ही गैप्स क्रिएट होंगे। तो हम क्या बोल देंगे, 5 गैप्स क्रिएट हुए, उन 5 गैप्स में इन 3 लोगों को बिठाना पड़ेगा। कैसे बिठाओगे, पहले इनके लिए 3 गैप सेलेक्ट करो, तो वो कर लेते हैं, कितने, 5 C 3, 3 गैप सेलेक्ट कर लिए, मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
अब बताओ इन तीन गैप में इन तीन लोगों को बिठाने के तरीके, क्या 3 फैक्टोरियल बोला जाएगा या 2 फैक्टोरियल बोला जाएगा? इन तीन बंदों को इन तीन गैप्स में बिठाना है, कितने तरीकों से बिठा पाओगे? तो ध्यान रखना इसको 2 फैक्टोरियल मत बोल देना कि सर्कुलर परम्यूटेशन लगा रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल आएगा, नहीं ये 3 फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल क्यों आया याद रखा करो, जैसे ही सर्कल में एक भी बंदा तुमने बिठा दिया ना उसके बाद वो लीनियर परम्यूटेशन की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या कर चुके हैं, 5 लोग तो पहले ही बिठा चुके हैं, तो उसके बाद तुम जब ये तीन बंदों को बिठाने जाओगे तो वो लीनियर परम्यूटेशन की तरह ही बिहेव करेंगे, तो तीन बंदों को 3 फैक्टोरियल तरीकों से ही तुम अरेंज कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या लिखा गया है, A एंड B आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। इस तरीके से बिठाना कि A के डायमेट्रिकली ऑपोजिट, बिल्कुल उसके ऑपोजिट में B वाला पर्सन बैठना चाहिए। तो ये भी बताओ कितने तरीकों से कर पाओगे? ए और बी पे कंडीशन है सिर्फ, और किसी पे कंडीशन नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो ना, ए को बिठा दो। तो लिख रहा हूं इसको मैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग ए। ए को बिठाने के बताओ कितने तरीके होंगे एक सर्कल में। एक सर्कल पड़ा है, सर्कुलर टेबल है, ए को बिठाने के कितने तरीके? एक ही तरीका है, क्योंकि अभी किसी भी सीट की कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, तो एक ही तरीका। अब बताओ नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग बी। बी को बिठाने के कितने तरीके होंगे? अब जैसे ही ए बैठा उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाली तो क्या होगी, एक ही सीट होगी ना, तो बी वाले के लिए फिक्स हो गया कि बी को उसी पे जाके बैठना पड़ेगा, तो बी का भी एक ही तरीका है प्लेस करने का। सही बात है, तो ए बैठ चुका है ऑलरेडी, बी बैठ चुका है, इन्हीं दोनों पे कंडीशन थी। इसके अलावा कितने लोग बचे? 6 लोग बचे, उस पे कोई कंडीशन नहीं है। उन 6 लोगों को सर्कल में बिठाना है, बताओ कितने तरीकों से बिठा पाओगे? 6 फैक्टोरियल से बिठा पाएंगे या 5 फैक्टोरियल से? तो क्यों? क्योंकि दो बंदे ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो अब ये लीनियर परम्यूटेशन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर चुका है, तो बाकी जब तुम 6 बंदों को बिठाओगे उनको बिठाने के तरीके क्या होंगे? 6 फैक्टोरियल ही होंगे। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग रेस्ट 6 पर्संस, कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए रिक्वायर्ड वाले? 1 into 1 into 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आ गए। सही है जी। तो ये अप्रोच तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ये कंसेप्ट याद रखना ही पड़ेगा कि जैसे ही एक बंदा बैठ जाता है ना सर्कल के ऊपर, तो उसके बाद वो लीनियर की तरह ही बिहेव करता है। तो बार बार ये मत सोचना कि अब जब मैं 6 बंदों को बिठाने जा रहा हूं तो मैं सर्कुलर लगाऊं, 5 फैक्टोरियल लगाऊं या 6 फैक्टोरियल लगाऊं। तो क्योंकि ऑलरेडी बंदे बैठ चुके हैं, तो अब वो लीनियर की तरह ही बिहेव करेगा, तो 6 फैक्टोरियल ही है। राइट, ओके, ये दो पार्ट्स और ट्राई कर लो, फोर्थ एंड फिफ्थ। Okay, coming to fourth part, A must have either B or C on his right. ये कंडीशन दे दी, A के राइट में B या C बैठना चाहिए, and B must have either C or D on his right. अब ये स्टेटमेंट देख के पता चल रहा है, अब ऐसे सोचने इसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि A के राइट में B बिठाना है या C बिठाना है, तो इसके अरेंजमेंट ना यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल, ये सर्कल है, देखना कौन कौन से रिक्वायर्ड केसेस बन सकते हैं। ठीक है, ए के राइट में बी या फिर सी, तो मान लो यहाँ पे ए बैठा है, मान के चलते हैं कि ये इस तरफ फेस करके बैठे हैं सारे बंदे सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ए का राइट कौन सा होगा? इस तरफ वाली जो साइड होगी वो ए के राइट वाली होगी। तो ए के राइट में कौन सा होना चाहिए? या तो बी होना चाहिए या सी। तो पहले मान लो हमने बी रख के देख लिया, ए के राइट में रख लिया बी। ठीक है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई कि ए मस्ट हैव ईदर बी और सी ऑन हिज राइट, बी को बिठा दिया। और क्या कंडीशन है? B must have either C or D on his right. तो B के राइट में, B के फर्दर राइट में क्या होना चाहिए? या तो C होना चाहिए या फिर D होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक C रख दिया, एक केस ले लिया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशंस को, एक पर्टिकुलर केस ले लिया ये हमने। और देखो और कौन सी केस बनेंगे? बाकी 5 बंदों की अभी नहीं बात कर रहे, उन पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं है। अगर इन तीनों पे हमने कंडीशन फुलफिल करवा दी तो बाकियों को तो बिठा देंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इन तीनों की बात कर रहे हैं। एक केस ये हो गया, ए के राइट में बी, बी के राइट में सी। और कौन सा केस हो सकता है कि ए के राइट में तो बी है और बी के राइट में कौन हो सकता था? डी हो सकता था, तो यहाँ पे डी बिठा सकते थे। ये बात सही है। तो ऐसे केसेस भी आएंगे कि ए के राइट में बी आ गया, बी के राइट में डी आ गया। और सोच के देखो और कौन सा केस बनेगा? ए के राइट में कौन चाहिए था? बी या फिर सी।
तो बी वाले केस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सी वाला बनेगा, ए के राइट में आ गया सी। अच्छा, ए के राइट में सी है, तो बी के राइट में या तो सी होगा या डी होगा। अब क्योंकि सी कहां पे आ चुका है ना, ए के राइट में, तो अब ये बी के राइट में तो हो नहीं सकता, तो बी के राइट में कौन लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा। तो बी कहीं पे भी हो सकता है, मान लो बी, सपोज यहाँ पे कहीं पे बी हो गया, तो बी के राइट में, राइट का मतलब इमीडिएट राइट की बात कर रहा है ये, तो बी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, ऐसा होगा। सही है, तो जहां पे भी ए बैठा होगा उसके इमीडिएट राइट में सी होगा, इन दोनों का काम हो गया फिक्स। उसके बाद बी कहीं भी बैठा हो सकता है, बट जहां पे बी बैठा होगा उसके इमीडिएट राइट में होगा डी। तो ये तीन टाइप के केसेस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है, उससे ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कंडीशंस कवर हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में? तो ठीक है, अब हर एक केस को वन बाय वन कंसीडर करो, चेक करो ऐसे कितने केसेस बन पाएंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बन पाएंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, तो ये चेक करके बताओ। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो एक एक करके बंदों को बिठाना शुरू कर दिया करो। सबसे पहले ए को बिठाना है, ए सारा सर्कल खाली पड़ा था, ए को बिठाया कितने तरीकों से, एक ही तरीका है। फिर बी को बिठाओगे, बी को बिठाने के कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा। क्यों? क्योंकि जो ए के इमीडिएट राइट वाली सीट होगी उसी पे बी को बैठना पड़ेगा। फिर सी आएगा, सी को बिठाने का एक ही तरीका, बी के इमीडिएट राइट में बैठना पड़ेगा। तो ये तीन बंदे ऑलरेडी बैठ चुके हैं, बाकी 5 बंदे बचे। क्योंकि बंदे ऑलरेडी बैठे हैं, लीनियर परम्यूटेशन की तरह बिहेव करेगा, तो 5 बंदों को यहाँ पे अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो ऐसे 5 फैक्टोरियल केसेस होंगे जिसमें ये अरेंजमेंट होगा कि ए के राइट में बी है, बी के राइट में सी, और ये सारे केसेस हमें चाहिए। तो एक तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल केसेस केस 1 के लिए। फिर आ जाओ केस 2 पे, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, सेम ही बनने चाहिए जैसे पहले बने थे। ए को बिठाने का एक तरीका, बी को बिठाने का एक तरीका, डी को बिठाने का एक तरीका, बाकी 5 लोगों को बिठाने के 5 फैक्टोरियल। इसके बारे में बता दो। तो इसमें क्या होगा ना, ए को बिठाओगे एक तरीका, सी को बिठाओगे एक तरीका, उसके बाद बी के बारे में तुम नहीं बता पाओगे कि बी को बिठाने के कितने तरीके हैं। सोच के देखो, पहले तुमने ए को बिठा दिया, इसको ना देखो ऐसे देखते हैं, टोटल 8 सीटें थी ना, 8 लोगों को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखना इसको, ए को बिठाया सबसे पहले एक ही तरीका है बिठाने का, सी को बिठाया एक ही तरीका है। अब सोच के बताओ बी को बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो बी यहाँ पे आ सकता है 1, यहाँ पे आ सकता है 2, यहाँ पे आ सकता है 3, यहाँ पे आ सकता है 4, यहाँ पे आ सकता है 5, यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बी के फिर इमीडिएट राइट में कौन आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो एक स्पेस तुम्हें खाली छोड़नी पड़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी को बिठाने के तरीके 1 2 3 4 5, तो बी को बिठाने के तरीके हैं 5। ठीक बात है, तो मान लो बी को बिठा दिया हमने, यहाँ पे बिठा दिया बी। अब जैसे ही बी बैठा, डी को बिठाने के तरीके कितने होंगे, एक ही होगा, डी को यहीं पे आना पड़ेगा। तो 5 तरीके हैं, ये चारों बंदों को हम बिठा चुके हैं। बाकी कितने लोग बचे, 4 लोग बचे, उनको 4 सीट्स पे बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल, तो इनटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, कुल मिला के 5 फैक्टोरियल हो गया। ठीक बात है, तो ऐसे भी 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनेंगे, ऐसे भी 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी 5 फैक्टोरियल, तो टोटल कितने बने, तीनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120, सो दिस इज इक्वल टू 360। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था थोड़ा। तो बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ज्यादा कंडीशंस दे रखी हैं, तो डायरेक्टली ना समझ में आए तो यहाँ पे ऐसे बना के देख लीजिए, अरेंजमेंट्स पता चल जाएगा। ओके, सो फोर्थ इज आल्सो डन। लास्ट पार्ट फिफ्थ, ये भी कर लो ट्राई। तो क्या लिखा गया, all shall not have the same neighbors in any two arrangements। तो जितने भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स तुम बनाओगे, कितने बनेंगे, 8 लोगों के टोटल 7 फैक्टोरियल बनेंगे। जितने भी बनेंगे ना, उसमें कोई भी 2 अरेंजमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें हर एक बंदे का नेबर ही सेम है। ठीक है, तो ये देखो, ये कैसे इंश्योर करोगे, ये कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे कि कोई भी 2 अरेंजमेंट्स ऐसे ना हो जिसमें हर एक बंदे का ही नेबर सेम है, उसके राइट में भी सेम बंदा बैठा है, लेफ्ट में भी सेम बंदा बैठा है, दोनों जो उसके नेबर्स हैं वो सेम है। तो क्या समझ में आएगा इसमें, सोच के देखो। ट्राई करते हैं इसको बनाने की कि ऐसे कौन से 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं जिसमें सारे नेबर्स ही सेम हो जाए। क्या होना ऐसे पॉसिबल है? तो मान लो ए बी सी
डी ई एफ जी एच। तो ये 8 बंदे बैठे हैं, मान लो ये एक अरेंजमेंट है। अब सोच के देखो क्या कोई दूसरा अरेंजमेंट तुम ऐसा बना सकते हो जिसमें हर एक के सारे नेबर्स क्या हो, सेम हो? सोच के देखो। जैसे मान लो यहाँ पे ए है, ए के पहले कौन से नेबर्स थे, बी और एच थे। अब इस वाले अरेंजमेंट में हमने बी और एच रखने हैं, तो मान लो मैंने क्या किया ना, बी को इस तरफ रख दिया, एच को इस तरफ रख दिया। बी के पहले नेबर्स कौन से थे, ए और सी, तो इसमें भी ए और सी चाहिए, तो ए इस तरफ आ गया, यहाँ पे सी आना पड़ेगा। सी के नेबर कौन थे, बी और डी था, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो ये दो अरेंजमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हर एक बंदे के दोनों नेबर्स के हैं, सेम है। तो इसने क्या बोला था कि कौन से अरेंजमेंट्स चाहिए जिसमें सारे नेबर्स क्या हो, सेम ना हो। तो मतलब ये दो अरेंजमेंट्स दो नहीं काउंट करेंगे, इसमें से एक ही लिया जाएगा, एक अरेंजमेंट नहीं लेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के दोनों नेबर सेम हो जाएंगे, हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक बात है। तो जितने भी ऐसे अरेंजमेंट्स बनेंगे तो उनमें हमें एक ही लेना है, दो नहीं लेने। और ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों के सेम नेबर्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमने किया क्या कि ये जो क्लॉकवाइज सेंस में ऑर्डर चल रहा था उसी को हमने घुमा के क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो अब सिचुएशन ये है कि जो 7 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स बनने थे सर्कुलर में, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से हमें सिर्फ एक ही अरेंजमेंट लेना है, दोनों नहीं लेने। तो नेट टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएंगे। सो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा, टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक बात है। तो वैसी सिचुएशन होगी जैसे गार्लैंड में करते हैं कि उसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैसे सेम होते हैं क्योंकि फ्लिप कर सकते हो तुम। बट इसमें क्या कर दिया, उसने खुद से ही ऐसी कंडीशन दे दी कि इन दोनों में से एक ही अरेंजमेंट लेना है तुमने, नहीं तो सारे नेबर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली वही चीज बन गई कि जितने टोटल बनने थे सर्कुलर उसका हमें हाफ करना पड़ गया। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ गया। ठीक है जी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हमने काफी पार्ट्स कर लिए हैं। ठीक, ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं ट्राई। ओके, दो क्वेश्चंस और लिखे गए हैं, देखना इनको भी। फर्स्ट वन इज number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated around a circular table। 5 boys 5 girls एक सर्कुलर टेबल में बिठाना है such that first one is boys and girls sit alternate। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लीनियर में भी किया था, यही सर्कुलर में भी आ गया कि उनको ऑल्टरनेट बिठाना है, तो बिठा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर्कल है, ऑल्टरनेट बिठाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 बॉयज, तो 5 बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, इनिशियली 4 फैक्टोरियल होंगे, तो दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो पांचों बॉयज बैठते हैं, मान लो B1 B2 B3 B4 एंड B5, ये 5 बॉयज बैठ गए। अब अगर गर्ल्स को इनके साथ ऑल्टरनेट बिठाना है ना, तो कैसे बिठाना पड़ेगा, इनके बीच में जो गैप्स बने हैं इनमें बिठाना पड़ेगा। और गैप्स कितने हैं, 5 गैप्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो तुम देख सकते हो कि अगर पांचों गर्ल्स को इन 5 गैप्स में बिठा दो तो ऑटोमेटिकली जो अरेंजमेंट बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ऑल्टरनेट बन जाएगा। तो बिठा दो 5 लड़कियों को 5 गैप्स में बिठाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि अब ये लीनियर की तरह बिहेव कर रहे हैं, सो इनटू 5 फैक्टोरियल। ये हो गया फर्स्ट वाले का, बिल्कुल सिंपल, राइट। सेकंड वाला ट्राई करते हैं। सेकंड में क्या लिखा गया, बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट, ये तो कंडीशन सेम ही है, एंड वन पर्टिकुलर बॉय B1 एंड वन पर्टिकुलर गर्ल G1 आर नॉट एडजेसेंट। तो एक एडिशनल कंडीशन आ गई कि ये एक पर्टिकुलर लड़का B1 एक पर्टिकुलर लड़की G1 एक साथ नहीं बैठने चाहिए, एडजेसेंट नहीं बैठने चाहिए। तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सेकंड, अगेन क्या करते हैं ना, पहला काम वही कर लो, सारे बॉयज को अरेंज कर दो। सो B1 B2 B3 B4 B5। तो इतनी बात तो सही है क्योंकि इसमें भी ऑल्टरनेटिव बिठाना है, तो गर्ल्स को तो गैप्स में तो बैठना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक बात है। तो पहले बॉयज को अरेंज किए कितने तरीकों से, 4 फैक्टोरियल से। अब देखो, अब गर्ल्स को अरेंज करना है, कंडीशन का ध्यान रखना, जो G1 है ना वो B1 के साथ एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब B1 के एडजेसेंट, यहाँ पे G1 नहीं आ सकती, यहाँ पे G1 नहीं आ सकती। तो G1 को प्लेस करने के कितने तरीके, 1 2 3 तरीकों से G1 को प्लेस किया जा सकता है। तो इंटू 3 कर दिया।
तो बस कंडीशन सारी फुलफिल हो गई, ऑल्टरनेट वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है और जीवन वाली भी। तो बाकी क्या बचेंगी, 4 लड़कियां बचेंगी, उनको 4 गैप्स में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन प्लेस करना है। तो कितने तरीकों से कर पाओगे, 4 फैक्टोरियल से कर पाओगे। ये भी हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अपने आप एक बार। क्या लिखा गया, इन हाउ मेनी वेज कैन वी कलर द 6 फेसेस ऑफ क्यूब विद 6 डिफरेंट कलर्स। तो इसको सोच के ट्राई करो। ओके, देखते हैं इसको। एक क्यूब दिया गया है, ठीक है, क्यूब का मतलब 6 के 6 फेस होंगे, सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, ठीक। इन हाउ मेनी वेज कैन वी कलर द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब विद 6 डिफरेंट कलर्स। तो एक क्यूब है, उसके हर एक फेस को हमें कलर करना है, 6 डिफरेंट टाइप के कलर्स हमारे पास है, ठीक है जी। तो इसको ट्राई करते हैं समझने की, इस डस्टर की हेल्प से ट्राई करते हैं, ठीक है। वैसे क्यूब तो नहीं है ये, ठीक है, क्यूबॉइड वाली शेप है इसकी। तो इसको मान के चलो कि ये क्यूब है, 6 फेसेस हैं, 1 2, ठीक है, और 4 हमारे ये साइड वाले हो गए। तो टोटल 6 फेसेस हैं, हमें इसको कलर करना है, ठीक है। तो सोचना है इसको। सबसे पहले क्या होगा ना, 6 के 6 फेसेस बिल्कुल एक जैसे हैं, इसको तुम जैसे मर्जी रोटेट कर लो, जो मर्जी कर लो, ये सब सारी तरफ से क्या दिखेगा, एक जैसा दिखेगा ये, ठीक बात है, अगर क्यूब है तो इसका मतलब इनिशियल सिचुएशन वही है कि हर एक फेस की ना अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, सारे के सारे एक ही जैसे हैं। तो क्या करो, पहले इन 6 कलर्स में से ना कोई भी एक कलर उठा लो और उसको किसी भी फेस के ऊपर उठा के पेंट कर दो। उसको करने के कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो मान लो तुमने 6 कलर्स में से रेड वाला कलर उठाया, 6 में से किसी भी फेस के ऊपर उसको पेंट कर दिया, कितने तरीकों से कर पाओगे, एक ही तरीके से कर पाओगे, क्योंकि सारे के सारे फेसेस क्या हैं, एक ही जैसे हैं, सही। तो इसको करते हैं। तो पहला पेंट हमने कर दिया, पहला कलर हमने पेंट कर दिया, कितने तरीकों से, एक तरीके से। अब मान लो तुमने ये वाला एक फेस हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब इसको ना हमने ऐसे प्लेस कर दिया क्यूब को, तो होगा क्या, इस फेस के जो जस्ट ऑपोजिट वाला फेस होगा, कि इसको अगर तुमने टॉप ओरिएंटेशन पे रखा गया है, तो जो बॉटम वाला फेस होगा वो क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में यूनिक फेस हो गया, ठीक बात है। तो जो भी फेस तुमने पेंट किया उसका जो बिल्कुल ऑपोजिट वाला फेस होगा वो क्या हो गया ना, यूनिक हो गया। तो इसको पेंट करने के कितने तरीके होंगे, इसको पेंट करने के तरीके होंगे 5, ठीक बात है, क्योंकि एक कलर ऑलरेडी यूज हो चुका है, बाकी पांचों में से इस पे कोई भी कलर यूज कर सकते हो। तो इसके ऑपोजिट वाले फेस को कलर करने के तरीके कितने, 5, तो into 5, ये बात ठीक है। तो 2 फेस हमारे ऑलरेडी पेंट हो चुके हैं, अब बचे कितने, 4, 1 2 3 और 4, ये 4 फेसेस बचे हैं। अब ये बताओ इन 4 फेसेस को कितने तरीकों से तुम पेंट कर पाओगे। अब तुम्हें इसमें क्या नजर आएगा ना, ये चारों फेस भी यूनिक नहीं बोल सकते तुम इनको, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसे तो घुमा ही सकते हैं। अगर टॉप वाले को फिक्स रखें, बॉटम वाले को फिक्स रखें, इनको ऐसे घुमा पाओगे। तो मतलब ये तो बोलना गलत है कि 4 फेसेस हैं और 4 कलर्स हैं, तो उनको 4 फैक्टोरियल से हम प्लेस कर सकते हैं 4 कलर्स को 4 फेसेस पे, ये बोलना गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होगा ना, ये भी एक तरीके से क्या बन रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट बन रहा है। इसमें भी अगर तुम साइक्लिक में देखो कि यहाँ पे मैं रेड कर दूं, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो, तो अगर मैं इसको बाद में घुमा दूंगा ना तो एक ही जैसा दिखेगा तुम्हें, ठीक बात है। तो इसका मतलब ये, इसको हमने फिक्स रखा, इसको फिक्स रखा, तो तुम क्या नोटिस करोगे कि ये जो चारों फेसेस होंगे ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट में दिखेंगे, तुम्हें इनको साइक्लिकली तुम घुमा पाओगे। तो इसका मतलब इन 4 फेसेस पे क्या लग जाएगा ना, सर्कुलर परम्यूटेशन वाला फंडा लग जाएगा। तो तुम क्या बोल पाओगे कि 4 कलर्स को 4 पोजीशंस पे सर्कल में अरेंज करने के तरीके कितने, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। सो इनटू में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 6 के 6 फेसेस हमारे पेंट हो चुके हैं। पहले वाले के लिए एक तरीका था, फिर उसका जो ऑपोजिट वाला था उसकी आइडेंटिटी यूनिक हो गई, उसके लिए 5 तरीके हो गए। बट बीच वाले जो 4 फेसेस होंगे उनकी अभी भी आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे तो घुमा ही सकते हैं। तो उनको क्या हो गया, वो सर्कुलर फैशन में आ गए, तो उस पे सर्कुलर परम्यूटेशन वाला कांसेप्ट लग गया, n-1 फैक्टोरियल वाला। तो ये क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। तो इतने टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 6 into 5 is 30, so this is equal to 30, राइट, ठीक है जी।